analysis. It is also called break-even analysis. इस एनालिसिस में व्हाट वी हैव टू डू, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनके कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करना। वॉल्यूम के चेंज हो जाने से आपकी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट होगा और वो प्रॉफिट कैसे इफेक्ट होगा। हमें टारगेट प्रॉफिट चाहिए। टारगेट प्रॉफिट के लिए मुझे कितने यूनिट सेल करने हैं और कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, इनके कोरिलेशंस को समझना है कि कॉस्ट के चेंज होने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट के केस में यूनिट्स कितने होने चाहिए, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, और गिवन यूनिट्स के केस में कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा। इस कोरिलेशन को हम बोलते हैं CVP एनालिसिस, और इसे हम बेटा जी ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले ब्रेक इवन पे फोकस करना है। और ये ब्रेक इवन है क्या? ब्रेक इवन, यस, ब्रेक इवन इज अ पॉइंट where there is no profit, no loss. And keep in mind this is also the part of decision making, इसलिए इसमें भी हम किसको यूज करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे? सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब अच्छा, वो सपोज सेल्स रेवेन्यू है हमारे पास 1000 और वेरिएबल कॉस्ट है बेटा जी मेरे पास सपोज 400, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 600। नेट प्रॉफिट 0 कब होगा? जब फिक्स कॉस्ट भी कितनी होगी? 600। अब ब्रेक इवन पॉइंट की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से एक सब बच्चों को मालूम है कि ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड व्हेन दिस हैपेंड, और ये ऐसा कब होता है बेटे? जब टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? टोटल कॉस्ट के। देख लीजिए, टोटल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, रेवेन्यू मीन्स सेल्स रेवेन्यू, 400 प्लस 600 1000, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये बातें याद रखनी है जब हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी तीसरी करैक्टरिस्टिक आपको नजर आ रही है, और तीसरी करैक्टरिस्टिक क्या है बेटे? तीसरी करैक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। आपके ब्रेक इवन वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड हैं जहाँ पे प्रॉफिट लॉस 0 क्यों होता है? उसकी रीज़न क्या है? हमेशा यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा किसके इक्वल होगा? फिक्स कॉस्ट के। क्या यहाँ तक बातें एब्जॉर्ब हुई? ओके जनाब। अब वो आपसे इनकी कैलकुलेशंस रिक्वायर करेगा। ब्रेक इवन की कैलकुलेशंस की तरफ चलें तो बेटा जी वो ब्रेक इवन आपसे यूनिट्स में भी कैलकुलेट करवाएगा, ब्रेक इवन वैल्यू भी कैलकुलेट करवाएगा, वो ब्रेक इवन की परसेंटेज भी आपसे रिक्वायर कर सकता है कि ब्रेक इवन को परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूलाज होंगे, उनकी जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखो बेटे, ब्रेक इवन यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जहां पे इन यूनिट्स ने इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करना है जो कंपनी की सारी फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर ले, जो कंपनी की सारी फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन मुझे कौन सा लेना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे ब्रेक इवन का आंसर किस में चाहिए? यूनिट्स में। वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है, आंसर ऑटोमेटिकली किस में आएगा? यूनिट्स में। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने ब्रेक इवन में इन दोनों का कंपैरिजन क्यों किया? बिकॉज ऑफ इट्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक।
और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि ब्रेक इवन के यूनिट्स इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सारी फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर ले। ब्रेक इवन के यूनिट्स पे बेटे दो तरह के एक्सपेंसेस का बर्डन होता है। ब्रेक इवन के यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन भी है और फिक्स कॉस्ट का बर्डन भी है, ठीक है। ऑनवर्ड जो यूनिट्स होते हैं आफ्टर ब्रेक इवन, उन पे फिक्स कॉस्ट का बर्डन हो ही नहीं सकता। क्यों? फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड नहीं कर रही, वो जितनी है वो सारी की सारी आपके ब्रेक इवन के यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर ली है, वो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बढ़नी नहीं है, वो कांस्टेंट है। और जितनी भी टोटल में कांस्टेंट थी ब्रेक इवन के यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर ली। दैट्स व्हाई ब्रेक इवन से नेक्स्ट जितने भी यूनिट्स होंगे उन पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन होगा, उन पे फिक्स कॉस्ट का बर्डन नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन क्यों होगा भाई? वेरिएबल कॉस्ट तो एक्टिविटी लेवल के साथ बढ़ती है। अब यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, यूनिट्स कम होंगे वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, वो एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करेगी। तो क्या चीज याद रखनी है न्यूमेरिकल पोर्शंस में कि फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन कौन से यूनिट्स पे होता है? ब्रेक इवन यूनिट्स पे होता है। फिक्स कॉस्ट का बर्डन ऑनवर्ड यूनिट्स पे नहीं होता। ब्रेक इवन यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन भी है और फिक्स कॉस्ट का बर्डन भी है, ऑनवर्ड यूनिट पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते। ब्रेक इवन को मुझे वैल्यू में कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट वन फॉर्मूला आपको आंसर किस में दे रहा है? यूनिट्स में। वैल्यू मीन विच वैल्यू? ब्रेक इवन के यूनिट्स कितनी सेल्स वैल्यू, कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट करें, मुझे ये कैलकुलेट करना है। दो अप्रोचेस हैं, दोनों आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन में हिडन इंफॉर्मेशन होती है। तो कहीं कोई अप्रोच यूज करके इजीली क्वेश्चन को अटेंड किया जा सकता है और कहीं कोई अप्रोच यूज करते हुए क्वेश्चन को इजीली हम अटेंड कर सकते हैं। तो बेटे ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू में आपने करना है दो तरीके हैं। एक तो मेथड ये है कि आपके पास जो ब्रेक इवन के यूनिट्स आ गए हुए हैं उनको क्या करें? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका ये, दूसरा तरीका एक और है, और दोनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट करें, ब्रेक इवन वैल्यू का आंसर सेम आएगा। दूसरी अप्रोच ये है, मैंने दोबारा से कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ कोरिलेशन डेवलप कर, ठीक है। और वो कोरिलेशन मैंने कैसे डेवलप करना है जरा देखिएगा क्या फर्क है। टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ भी न्यूमरेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर, लेकिन फर्क क्या है? वहां कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की एब्सोल्यूट अमाउंट है, यहां एक रेशो होती है जिसका नाम है CS रेशो। इसमें C स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, S स्टैंड्स फॉर सेल प्राइस, कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल प्राइस का कितने % है। यहां कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है, यहां कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो है। अगर डिनोमिनेटर में CM पर यूनिट होगा तो ब्रेक इवन का आंसर किस में आएगा? यूनिट्स में। तो अगर CM पर यूनिट की बजाय डिनोमिनेटर में लिखोगे CS रेशो, तो ब्रेक इवन का आंसर यूनिट्स में आने की बजाय किस में आएगा? वैल्यू में आएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन परसेंटेज। देखो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ब्रेक इवन के यूनिट्स तो प्रॉफिट नहीं देते। इसका मतलब है जो हम प्रॉफिट अर्न अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ब्रेक इवन से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल कर। एक कंपनी 1000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल कर रही है, ब्रेक इवन 400 यूनिट पे हो गया। नाउ आई वांट टू नो कि ये जो ब्रेक इवन के 400 यूनिट है वो टोटल यूनिट सोल्ड का कितने % है? कितने % है हमारी इस एग्जांपल में? 40%। तो यही मुझे कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए। जी, यहां तक बात एब्जॉर्ब हुई। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेशंस की मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है, उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहां सपोज कर लेती हूं। फर्स्ट कीजिए, वो क्वेश्चन में कहता है यूनिट सोल्ड 1000 इन टोटल, और वो क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस बताता है $10 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको बताता है। भाई चलो ये सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाने, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल टैकल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चलें भाई। और मुझे क्या एज्यूम करना है? टोटल फिक्स कॉस्ट एज्यूम करनी है, और वो हम एज्यूम करने जा रहे हैं
$2,500। ये हमने क्वेश्चन में उसने हमें दिया, पर उसने आपसे कहा ब्रेक इवन एनालिसिस करें। हमने कहा ठीक है, अभी आपको ब्रेक इवन एनालिसिस करके देते हैं। चलें भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन करते हैं। ये देखिए, हमारी इस एग्जांपल में टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, चेक कीजिए। अच्छा, याद है मेरी वो स्टेटमेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट कभी भी पिक करना पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट कभी भी पिक करना टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है 2500। डिवाइड किससे करना है, सीएम पर यूनिट। सीएम कैसे आता है, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके आता है, और वो हमारी इस एग्जांपल में कितना है, टोटल लेना है सीएम या पर यूनिट, पर यूनिट, और वो कितना आ रहा है 6, बताइएगा। अच्छा, ये चेंज हो गया। एक काम करते हैं, एग्जांपल में इसको फिक्स कॉस्ट को 2400 कर लो। राउंड फिगर नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुछ प्रूव करना है आपको। कितना आ गया 400। तो ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे हो रहा है 400 पे। राउंड में चलूंगी तो जो मैं प्रूव करना चाह रही हूँ वो राउंड का डिफरेंस आएगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। चले जनाब, यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब उसके बाद वैल्यू की तरफ आते हैं। मैंने दोनों अप्रोचेज यूज कर ली। फर्स्ट वन अप्रोच क्या है कि ब्रेक इवन के जो यूनिट्स आए उन्हें सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। हमारे एग्जांपल में सेल प्राइस कितनी है 10। ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया, उधर मैंने डॉलर लिख दिया। अच्छा, ये बहुत होता है, मेरी एक क्लास सीए में होती है कि सीसीए में, सीए में जाके मैं डॉलर लिख देती हूँ और उधर ये प्रॉब्लम हो जाता है। चलें भाई, डॉलर है, इसको एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। दूसरी अप्रोच क्या है, ब्रेक इवन वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि हमारी इस एग्जांपल में कितनी है 2400, किससे डिवाइड करना है, सी। इस रेशो को क्या नाम देते हैं, CS रेशो। कैसे कैलकुलेट करनी है, C कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। देखो 0.6, 2400 ओवर 0.6, 4000। तो आप ब्रेक इवन वैल्यू के लिए ये अप्रोच यूज करो या ब्रेक इवन वैल्यू के लिए ये अप्रोच यूज करो, आंसर सेम आता है। ओके हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, ब्रेक इवन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने हैं 400। टोटल में कितने यूनिट ये ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है 1000। तो ये ब्रेक इवन की परसेंटेज कितनी हुई 40%। अब वो क्वेश्चन में कहेगा ब्रेक इवन की करैक्टरिस्टिक्स को प्रूव करने के लिए और देखते हैं क्या वाकई में अगर हम 400 यूनिट सेल करते हैं तो हमारा क्या प्रॉफिट लॉस जीरो होता है, क्या टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है या नहीं होता। ये मैंने सारी चीज़ें प्रूव करनी है, और प्रूव करने के लिए हम हमेशा क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसे बनाएंगे, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट CM माइनस फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट। तो देखो भाई, इनकम स्टेटमेंट में ये मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रही हूँ फॉर ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू, ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने 400, सेल प्राइस कितनी है 10, कितना हो गया 4000। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट्स कितने ब्रेक इवन के 400, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हमने सपोज की 400, कितना हो गया 1600। मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आया 2400। हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई 2400। प्रॉफिट लॉस कितना हो गया 0 हो गया। क्या तीनों कैरेक्टरिस्टिक प्रूव हो रही हैं? क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के इक्वल है? यस। क्या टोटल कॉस्ट 1600 प्लस 2400 4000 टोटल रेवेन्यू के इक्वल है? यस। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव हो गए। ठीक है, अगला सवाल, ये कंपनी राइट नाउ 1000 यूनिट बेच रही है, ये कंपनी राइट नाउ 1000 यूनिट सेल कर रही है, उसमें से जो इनिशियल 400 यूनिट है वो ब्रेक इवन कर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हम ब्रेक इवन से ज्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब वो कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फॉर टोटल यूनिट्स। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम फॉर टोटल यूनिट्स। चलो, टोटल यूनिट कितने हैं
1000, सेल प्राइस कितनी है 10, टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना हो गया 10,000। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स हैं 1000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4, कितना हो गया 4000। आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया 6000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 2400, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 3600। अब देखो कंपनी राइट नाउ $3600 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन इन 1000 यूनिट्स में से जो ब्रेक इवन यूनिट्स होते हैं वो इनिशियल यूनिट्स होते हैं। जो इनिशियल 400 यूनिट्स हैं वो प्रॉफिट नहीं दे रहे, फिर उनका क्या काम है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इनिशियल ब्रेक इवन के यूनिट्स। ब्रेक इवन के यूनिट्स फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना बड़ा फायदा है, उन्होंने ब्रेक इवन के यूनिट्स ने ऑनवर्ड यूनिट पे फिक्स कॉस्ट का बर्डन आने नहीं दिया, इस वजह से जो बाकी यूनिट्स हैं वो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, कितने का 3600। अब जो यूनिट्स हमें प्रॉफिट देते हैं उन यूनिट्स को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। उनको क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। इनको ऑनवर्ड में एब्रीवेट करूंगी किसके साथ, एमएस के साथ। ब्रेक इवन के बाद के जो यूनिट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली प्रॉफिट दे रहे होते हैं, उन यूनिट्स का नाम क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्हें सेफ्टी क्यों कहते हैं, ये लॉस से बचाते हैं। क्यों लॉस से बचाते हैं, फिक्स कॉस्ट का बर्डन नहीं है, ठीक है। ये यूनिट्स बेसिकली प्रॉफिट दे रहे हैं। हमारे इस एग्जांपल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कितने यूनिट्स हैं 600। चलो देखते हैं क्या वाकई वो जो बाद वाले 600 यूनिट है वो हमें इतना 3600 का प्रॉफिट देते हैं कि नहीं देते। अब हम उनकी इनकम स्टेटमेंट बनाते, इनकम स्टेटमेंट फॉर एमएस यूनिट्स, और हमारी इस एग्जांपल में एमएस के कितने यूनिट्स हैं भाई 600। हम इनकी इनकम स्टेटमेंट बनाते, चलो बनाओ। सेल्स रेवेन्यू 600 इंटू 10 कितना हुआ 6000। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 4 कितना हो गया 2400। हाँ जी, सीएम कितना हो गया 3600। फिक्स कॉस्ट कितनी, शाबाश, कोई भी नहीं यहाँ पे इन पे, यस, ऑनवर्ड यूनिट पे फिक्स कॉस्ट का बर्डन नहीं होता। वो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट किसने एब्जॉर्ब कर ली, ब्रेक इवन के। ऑनवर्ड यूनिट पे सिर्फ एक कॉस्ट का बर्डन है, और वो कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल। अब जरा गौर कीजिएगा, जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है वो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करे उसके इक्वल। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ, कंपनी को जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो बेसिकली किसके इक्वल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल। बात समझ में है यहाँ पे। अच्छा, अब बड़ी दो इंपॉर्टेंट चीजें पूरे चैप्टर में और पास पेपर में याद रखनी है। हर वो क्वेश्चन जिससे दिल घबराए उसमें ये 2 पॉइंट जरूर आपने फिट कर देने, क्वेश्चन आसान हो जाए। और जो जिसके लिए ये मैंने ये सब कुछ प्रूव किया है, इसमें याद रखिएगा टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ कंपनी हमेशा किसके इक्वल होती है, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन। ये स्टेटमेंट समझ में आई है, ये सबको स्टेटमेंट समझ में आई, ओके। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द बिजनेस किसके इक्वल होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट नहीं देता, फिक्स कॉस्ट नहीं देता। ये पॉइंट इस जहन में रखना है, आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, आपको फिक्स कॉस्ट भी मिल जाएगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई टेल मी। दूसरी स्टेटमेंट, जहांगीर ये स्टेटमेंट समझ में आई, कंपनी का नेट प्रॉफिट किसके इक्वल है, देख लो 3600 किसके इक्वल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो यूनिट्स हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट किया उसके इक्वल है। और यही बात मैंने यहाँ लिखी, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेटेड बाय एमएस यूनिट्स। हाँ जी, अब बात एब्जॉर्ब हुई, ओके जनाब। अब एक चीज और, अच्छा लिखो पहले यहाँ तक, नोट कर लो, पिक ले लो, बल्कि टाइम सेव करो क्लास का।
अब जिस तरह ब्रेक इवन को बेटे यूनिट्स में, वैल्यू में और परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, इसी तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी यूनिट्स, वैल्यू और परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, थोड़ा सा एरिया मुझे यहाँ पे स्पेयर चाहिए। ये जो प्रूव किया ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने ये चीजें समझाने के लिए सब कुछ प्रूव किया। हम यहाँ एमएस की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखनी है, तीसरा पॉइंट और यहां ऐड करते हैं। CS ratio would be same for break even and for MS. CS ratio जो होती है वो सेम रहती है for all the units sold. For all the units sold. अब जनाब हम जा रहे हैं कैलकुलेशंस ऑफ MS. How to calculate MS units? दो तरीके। एक तो तरीका ये है कि कंपनी जो टोटल यूनिट्स सेल कर रही है, टोटल यूनिट्स सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, जो अभी हमने आपके सामने सॉल्व किया। टोटल यूनिट्स सोल्ड हमारे इस एग्जांपल में कितने हैं? 1000। ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं? 400। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कितने आए? 600। एक अप्रोच ये है। और बेटा जी एक अप्रोच और है, और वो अप्रोच क्या है? मैंने ये वाली अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। मैंने ये अप्रोच यूज करनी है। आपके जो ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं वो इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करते हैं जो फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लें, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करते हैं? जो नेट प्रॉफिट दे दें। तो वहां फिक्स कॉस्ट की जगह मैं नेट प्रॉफिट लिख दूं और उसे सीएम पर यूनिट से डिवाइड कर दूं, तो तब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स आ जाए। करके देखते हैं। हमारे इस एग्जांपल में नेट प्रॉफिट कितना था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना था? 6। क्या आया आपके पास? 600। ओके जनाब, ये भी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद एमएस वैल्यू, वैल्यू मीन्स सेल्स वैल्यू। जैसे ब्रेक इवन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, कैसे करी थी भाई? ब्रेक इवन के यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया। तो ये भी यहां भी ऐसा कर लो, एमएस यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। इसकी एक ही अप्रोच है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कितने हैं? 600। सेल प्राइस कितनी है? 10। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 6000। ओके हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद उसे परसेंटेज में कैलकुलेट किया था, इसको भी करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो यही अप्रोच यूज करो। जब ब्रेक इवन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी तो ब्रेक इवन के यूनिट्स को न्यूमरेटर बनाया था। जब ब्रेक इवन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी तो ब्रेक इवन के यूनिट्स को न्यूमरेटर बनाया था। और जब एमएस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी, यस, एमएस यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारी एग्जांपल में एमएस के यूनिट्स कितने हैं? 600। टोटल यूनिट्स सोल्ड कितने हैं? 1000। और से परसेंटेज में आंसर चाहिए, दैट्स वाई 60%। ठीक है। और आप 100% में से ब्रेक इवन की परसेंटेज माइनस कर दो। 100 माइनस ब्रेक इवन परसेंटेज कितनी थी? 40। तो तब भी तो बेटे मेरे पास कितना आता है? 60%। जी क्लियर है? आगे चलते हैं। टोटल यूनिट्स, अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछे सोल्ड बताओ, इसमें तो थे, बात सफा नहीं देगा। वो पूछेगा टोटल हम कितने यूनिट सेल करें बताओ, तो बता दीजिएगा। ब्रेक इवन यूनिट्स हमारी इस एग्जांपल में ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने थे? एमएस के यूनिट्स कितने थे? तो क्या ये हमारे यूनिट सोल्ड के इक्वल नहीं आ रहे? 1000। मैं वर्ड यूज करिए सोल्ड,
प्रोड्यूस की बात नहीं हो रही, ठीक है। ब्रेक इवन यूनिट्स प्लस एमएस यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड के इक्वल होते हैं, प्रोड्यूस के इक्वल नहीं होते। लेकिन समटाइम वो यूनिट प्रोड्यूस पूछता है आपकी बुक में भी बड़ी अच्छी एग्जांपल। क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड मेरे पास आ गए, उसमें फिनिश गुड का इन्वेंट्री लेवल एडजस्ट कर दें, यूनिट सोल्ड में ओपनिंग फिनिश गुड को माइनस कर दें, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर दें, यूनिट प्रोड्यूस्ड आ जाएंगे। हाँ, मतलब जितने भी यूनिट्स दिए हैं, लॉस को भी आपने डेफिनेटली अगर होगा क्वेश्चन में गिवन वो भी एडजस्ट करना। जी बात एब्जॉर्ब हो रही है, सबको क्लियर हो रहा है? चलो भाई, अच्छा एक और काम करते हैं। और क्या काम है, पहले यहाँ तक पिक लो।